नमस्ते, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री राम। आप जय श्री राम, जय जगन्नाथ जी। सभी को स्वागत है क्रांति उड़ीसा का स्वतंत्र कार्यक्रम 1 to 1 में। आज 1 to 1 में हम ऐसे शख्सियत के साथ आपका परिचय कराएंगे और उनके कुछ एक्सपीरियंस लेंगे जो कि मानव अधिकार के संबंधी कार्यों में बहुत सालों से सक्रिय है और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन के पूर्व जॉइंट रजिस्ट्रार से सेवानिवृत्त होके वर्तमान भी अपना कार्य मानवाधिकार क्षेत्र में कर रहे हैं। आज हमारे बीच में हैं अनिल कुमार पराशर जी। उनका हम स्वागत करते हैं क्रांति उड़ीसा के इस कार्यक्रम 1 to 1 में। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, जय जगन्नाथ। सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं, जब आप सेवा में थे तब तो आप सक्रिय रूप से मानव अधिकार के लिए जो लड़ रहे थे, जो कार्यकर्ता है और जो व्यक्ति विशेष जिन्हें मानव अधिकार का खनन हो रहा है जिनके ऊपर, तब आप सक्रिय रूप से कार्य कर रहे थे। पर हम देखें जो सेवा निवृत्त होने के बाद बहुत सारे सरकारी अधिकारी लोग वो अपना कार्य वहीं छोड़ देते हैं, पर आप अभी भी अपना कार्य वैसे ही पुरजोर से लगे हैं और जहां जहां मानव अधिकार का खनन हो रहा है, जो भी राज्य में भारत में, आप अपना उसमें एक्सपीरियंस और उसमें आपका गाइडेंस रह रहा है। तो सर, मैं आपको इसी विषय में कुछ आज जनता, हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कुछ ह्यूमन राइट क्या है और मानव अधिकार क्या है। बहुत सारे साधारण व्यक्तियों के अंदर ये बात को थोड़ा सा उन्हें समझ में नहीं आता, उनको लगता है बहुत सारा कुछ एक पेचीदा व्यवस्था है। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा, सर ये मानव अधिकार आयोग क्या है और इसका सरल भाषा में साधारण व्यक्ति इसको कैसे समझेगा सर? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। इसके जो प्रथम अध्यक्ष रहे वो उड़ीसा के जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी थे। इस आयोग का जब गठन हुआ था, मैं इसमें आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि हमारे जो देश है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 26 जनवरी 1950 को हमने इसको इम्प्लीमेंट किया था, इसको हमने रखा था। इसीलिए इसको रिपब्लिक डे मनाया जाता है, के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी को। और जब ये संविधान बन रहा था तो उस समय ही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का भी डिक्लेरेशन का भी अनाउंसमेंट हुआ था। वो हुआ था 10 दिसंबर 1948 को। तो जो हमारे संविधान कर्ता थे, उनको एक इंटरनेशनल लेवल पे जो मानवाधिकार के जो भी राइट्स होते हैं वो सब हैं, वो इस डिक्लेरेशन में थे। उनको पढ़ने का सहयोग मिला। और आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को एक बहुत अच्छा स्वरूप देने में हमारे देश की एक महिला थी, जो गुजरात से थी, हंसा मेहता। उन्होंने जब ये डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करने की बात चल रही थी तो उन्होंने बताया कि इसमें लिंग भेद है, क्योंकि उसमें पहले भाषा का इस्तेमाल जो करा गया वो ये कहा था, ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड आर इक्वल। और उन्होंने महिलाओं की लड़ाई को लेते हुए, सबके लेते हुए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट था, उसको अंतरराष्ट्रीय लोगों को चेंज करने के लिए मजबूर करा। उसका भाषा क्या हुई? ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। ये हमारा योगदान है मानवाधिकारों के फील्ड के अंदर। तो संविधान में हमारे राइट टू लाइफ, ये जो हमारे संविधान में जो यूडीएचआर में 30 आर्टिकल है, उनके 30 के 30 आर्टिकल हमारे संविधान में है। कुछ को हमारे फंडामेंटल राइट के रूप में रखा गया है, कुछ को हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स
वो स्टेट पॉलिसी के रूप में रखा गया है। और बाकी जो है वो हमारे आर्टिकल 51 ए फंडामेंटल ड्यूटीज में रखा गया है। अब आपने कहा इन सब को देखते हुए, जबकि सब प्रावधान थे, सब था, और जैसे बताएं कि यूडीएचआर में हमारा देश ने लीडिंग रोल लिया था, जब मानव अधिकार आयोग का गठन की बात आई तो हमने भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसको करा। मानव अधिकार आयोग में का जो मेन मकसद है वो ये है कि फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ऑल्दो हमारे संविधान में ये सब कुछ है, पर उनको कैसे तक लोगों तक पहुंचाया जाए, उसी के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। और उसके अंदर एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा और हर स्टेट में एक राज्य मानवाधिकार आयोग बनाने का है। और ये जो आयोग है, जो आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है, इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह सकते हैं या जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और इसमें 5 और मेंबर्स हैं, उसमें एक होते हैं जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, और 3 ऐसे लोग जिनको ह्यूमन राइट्स के बारे में नॉलेज है। और इन 3 में से आयोग के अंदर एक महिला का होना बहुत जरूरी है। और इसको जो है सेक्शन 12 में 10 तरह के काम दिए गए हैं। ये जो मानव अधिकार आयोग है, ये मानव अधिकार हनन की शिकायत को आप इसको भेज सकते हैं, नंबर 1। मानव अधिकार आयोग सुओ मोटो, स्वयं से भी किसी भी जो इंसिडेंट होता है मानव अधिकार हनन का, वो अपना संज्ञान ले सकता है। मानव अधिकार आयोग कोई भी केस जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चल रहा है और उसमें कोई इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मानव अधिकार हनन का मामला है, तो उसमें वो इंटरवीन कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। इसके अलावा जितने भी हमारे कानून हैं उनको पढ़कर सरकार को रिकमेंडेशन देना कि इसमें ये प्रावधान जो है ये शायद मानव अधिकार का हनन करता है, आप इसको बदलने की कोशिश कीजिएगा। मानव अधिकार आयोग किसी भी रिफॉर्मेटिव सेंटर, जैसे हमारी जेल होती हैं या रिफॉर्मेटिव बच्चों के जो रिफॉर्मेटिव सेंटर होते हैं, उसको विजिट कर सकता है और अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है। मानव अधिकार आयोग एनजीओ को प्रोत्साहन देने का भी उसको एक काम दिया गया है। जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं यूएन की, उनको सबको पढ़ के उनको एक्सेप्ट करना है, उनके अंदर कैसे साइन करना है, ये रिकमेंडेशन सरकार को देने का है। और इसके अलावा पूरे देश के अंदर मानव अधिकार के बारे में पूरे देश में लोगों को जागरूक करना है और उनके बारे में कार्यक्रम करना है। जो मानव अधिकार होते हैं वो हमारे राइट टू लाइफ से रिलेटेड है, जो हमारे संविधान में है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू डिग्निटी है, और राइट टू, जैसे मैंने बताया कि राइट टू लाइफ से जुड़े बहुत सारे जो हैं हमारे आते हैं। जैसे राइट टू, जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट टू लाइफ आता है, राइट टू लाइफ के बाद राइट टू हेल्थ आ जाता है, और हेल्थ के बाद राइट टू एजुकेशन आ जाता है, और ऐसे कई जो हमारे जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण है वो इसमें आते हैं। सर, मैं आपको पूछना चाहूंगा, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन जैसे कि आपने कहा और राज्य मानवाधिकार कमीशन, ये दोनों में क्या एक्चुअली डिफरेंस है? अगर कोई चाहे, अगर समझ लीजिए किसी का मानवाधिकार खनन हुआ है कोई व्यक्ति का, तो वो किस तरीका से किसको अप्रोच कर सकता है? देखिए, सेक्शन 12 के अंदर बहुत क्लियर लिखा गया है कि आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को तब अप्रोच कर सकते हैं जब कोई पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में शिकायत हो। आप पहले, अगर आपकी कोई भी मानवाधिकार हनन की, जैसे मैंने बताया, राइट टू लाइफ से रिलेटेड, इक्वलिटी से रिलेटेड, डिग्निटी से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी शिकायत है, तो आप उसको लोकल लेवल पे, जैसे डीएम है या एसपी हैं, अगर पुलिस से रिलेटेड है तो एसपी के पास जाइए, डीएम से रिलेटेड है तो डीएम को जाइए, सिविल मैटर में जितने होते हैं उनमें आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। पर
अगर वो कोई आपकी समस्या का समाधान नहीं करते हैं, तो आप इसके लिए आपके पास प्रावधान है। अब आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी जा सकते हैं और राज्य मानवाधिकार आयोग में भी जा सकते हैं। और राज्य मानव डिफरेंस अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में आप किसी भी, ये आपका आपके ऊपर है कि आप राष्ट्रीय जी मानवाधिकार आयोग में जाना चाहते हैं या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में जाना चाहते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग में। जी पर राज्य मानवाधिकार आयोग सिर्फ स्टेट लिस्ट के मैटर लेता है और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में सब मैटर आते हैं। इसमें एक बात और आपको कहना चाहूंगा कि जो भी आपका हनन का मामला है वो 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, नंबर एक। दूसरा जो है वो किसी भी राज्य मानवाधिकार आयोग या इंक्वायरी कमीशन के आगे पेंडिंग नहीं होना चाहिए। ये एक क्लॉज है, सेक्शन 36 के अंदर है, ये आपको देखना है। पर चॉइस अब आपकी है कि आप राज्य मानवाधिकार में जाना चाहते हैं या राष्ट्रीय मानवाधिकार में जाते हैं। और ये फ्री है, मैं आपको बताऊं, जो भी शिकायत आप करते हैं आप जी ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, आप फैक्स से भेज सकते हैं, आप जो है बाई पोस्ट भेज सकते हैं और इस पे कोई भी फीस नहीं लगती है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता है आपको। आप, और सबसे बड़ी बात है, आप किसी भी भाषा में भेज सकते हैं। जो हमारे संविधान के अंदर 18 भाषाएं हैं, उड़िया में भेज सकते हैं, हिंदी में भेज सकते हैं, मराठी में भेज सकते हैं, किसी में भी। ये भी जरूरी नहीं है कि आपको ट्रांसलेशन करके देना पड़ेगा, ट्रांसलेशन भी ये आयोग अपने आप कराते हैं और उसको समाधान करने की कोशिश करते हैं। सर, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही। और जो साधारण व्यक्ति ये सुन रहे होंगे, ये मेरा सवाल भी था आपसे कि आयोग के पास एक साधारण व्यक्ति अपना ग्रीवांस लेके कैसे, सबसे सरल तरीका क्या है? तो आपने जैसे कहा कि कोई भाषा में भी, और ये बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है, ये जो सर्विस है ये बिल्कुल फ्री है जैसे कि आपने कहा। तो समझ लीजिए सर, मैं आपको ये पूछना चाहूंगा थोड़ा आसान तरीका से, अगर कोई व्यक्ति का, समझ लीजिए कोई गांव का एक व्यक्ति है, भारत के कोई भी गांव का, उसका एक मानवाधिकार खनन हुआ, उसको लगा कि मेरे ऊपर कुछ अत्याचार हुआ है, कि मेरा मानवाधिकार कहीं खनन हुआ है, तो सर वो क्या सिर्फ चिट्ठी लिख के जातीय मानवाधिकार जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास एक चिट्ठी लिख के अगर भेजे पोस्ट से, तो उसका कंप्लेन रजिस्टर होता है सर? बिल्कुल। जी आयोग, आपको एक और बात कहना चाहूंगा कि जब भी कोई शिकायत आयोग में जाती है उसको एक डायरी नंबर दिया जाता है और उसके बाद में एक केस नंबर दिया जाता है। और उसके बाद में अगर आप कंप्यूटर से जानकारी आपको अच्छी है, आयोग की वेबसाइट है, आप अपना केस डाल के आप उसको, उसकी पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। आपको उसके लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, जी आपको सर। दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे ही, अगर आपको कंप्यूटर से आता है। और एक और आपको बात ऐड करना चाहूंगा, आजकल गांव में सब जगह पे सुविधा केंद्र खुले हैं। जी जी आप उस सर्विस सेंटर में जाके, उस सुविधा केंद्र में भी जाके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत भेज सकते हैं। आपको उसी समय, अगर आप ऑनलाइन शिकायत मिलते हैं, आपको डायरी नंबर मिलेगा, उस डायरी नंबर से आप फॉलो अप कर सकते हैं। और आपको एक बात ये भी बताना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये एक, इसके पास सिविल कोर्ट की सारी पावर है। आपकी समस्या को का समाधान करने के लिए ये उनको यूज कर सकते हैं और ये उसको एक रिकमेंडेशन के रूप में स्टेट गवर्नमेंट को या जो भी अथॉरिटी है, जो भी अधिकारीगण है, उनको लिख सकते हैं। और अगर मानवाधिकार हनन का मामला प्रूव हो जाता है तो आपको आयोग आपके हनन का जो भी हुआ है उसके लिए कंपनसेशन भी रिकमेंड कर सकता है। और जो पब्लिक अथॉरिटी है जिसने आपके मानवाधिकार का हनन करा है उसके अगेंस्ट में एक्शन भी रिकमेंड कर सकता है। एक बात को क्लियर करना चाहूंगा कि जी ये जितने भी आयोग हैं ये रिकमेंडेटरी बॉडी है, ये कोर्ट जी जैसा काम नहीं करते हैं, रिकमेंडेटरी बॉडी है। और ऐड करना चाहूंगा कि इनकी रिकमेंडेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि जहां तक मुझे जानकारी है 99%, 99% जो भी आयोग रिकमेंडेशन करता है उसका पालन होता है।
राष्ट्रीय मानव स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका पालन करती है। और एक इसके अलावा अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आयोग की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने से मना करती है तो आयोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी जा सकता है। और कई मामलों में मैं आपको बताना चाहूंगा आयोग गया है और सक्सेसफुली उन्होंने इसके अंदर जो है विक्टिम को रिलीफ दिलाया है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें विक्टिम को एक पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, सिर्फ जी जो शिकायत भेजनी है उसके बाद में जो फॉलो अप करना है वो जो है सो है। कोई एक पैसे का भी, एक नए पैसे का भी आपको खर्चा नहीं करना है। आयोग आपको पूरी की पूरी, अगर आपको वेबसाइट और कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग की पूरी जानकारी है तो आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से ही देख सकते हैं कि आपका केस का स्टेटस क्या है। तो सर मैं ये बोल सकता हूँ कोई जो कमजोर कमजोर तबके के व्यक्ति विशेष हैं तो उनके लिए ये जो आयोग है एक तो बहुत बड़ा शक्ति का केंद्र है। वो प्रेशर कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है सरकारी अथॉरिटी को। तो मतलब ये तो पीपुल फ्रेंडली व्यवस्था बोला जा सकता है इसको। ये एक बहुत अच्छा आपको बताना चाहूंगा, हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इससे एटलीस्ट मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैंने खुद देखा है कि लाखों लोगों को कैसे रिलीफ मिला। एक नोटिस जाने के बाद में जो खुशी मैंने जो विक्टिम है उसके चेहरे पे देखी है वो मैं ही जानता हूं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज से 10 या 12 साल पहले की बात बता रहा हूं। यूपी में इसमें उड़ीसा में इलेक्शन था। क्योंकि आज हम उड़ीसा के अभिषेक भाई से बात कर रहे हैं तो मैं एक उड़ीसा का उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। शाम को आयोग में एक फोकल पॉइंट भी है और एक हेल्पलाइन भी है जिसके ऊपर आप फोन करके मदद ले सकते हैं। अगर आपका मामला अर्जेंट है तो उसको आप वहां दे सकते हैं और उसमें मदद मिलती भी है। मैं आपको बताऊं, आप वेबसाइट पे जाके, वो नंबर मुझे अब याद नहीं है, अभिषेक जी आप वेबसाइट से ये नंबर अपने सबको दे सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, शाम को 6:30-7 बजे थे, अगले दिन इलेक्शन था। एक उड़ीसा के एक बहुत माने हुए सोशल एक्टिविस्ट हैं बागंबर पट्टनायक जी, उनका फोन आया कि सर मेरे गांव के अंदर कुछ जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब जाति के जो लोग हैं उनको एक जगह बंद कर दिया गया है और उनको इलेक्शन में अपना वोट डालने के लिए नहीं जाने दिया जाएगा, आप हमारी मदद कीजिएगा। आप ये देखिएगा, जब वो कॉल आया उस कॉल को लिया गया। उसके बाद में आयोग ने बोला कि आप उड़ीसा गवर्नमेंट से बात करो। मैंने होम सेक्रेटरी साहब से बात करी कि ऐसे ऐसे ये बात है और आयोग चाहता है कि आप इनको पूरी सपोर्ट दीजिएगा। अभिषेक जी, कल अगले दिन सुबह 8 बजे फोन आया सर कि हमारे सब आदमियों को बस में बिठा के पोलिंग सेंटर पे ले आ गया है और हम सब अब वोट देने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने वोट दिया। तो एक ये इस तरह का मैं आपको बता रहा हूं कि जो नेशनल, जो हमारे जिनको आप पिछड़े वर्ग के लोग कहते हैं, उनके लिए एक पोस्ट कार्ड, अब तो खैर पोस्ट कार्ड अब की कोई वैल्यू नहीं रही है, अब तो पोस्ट कार्ड मिलता ही नहीं है, नहीं तो पहले तो उसकी बहुत वैल्यू होती थी। आप कहीं भी जाके आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मदद ले सकते हैं। आप राज्य मानवाधिकार आयोग में भी, आपका भुवनेश्वर में है, वहां भी ले सकते हैं और हर राजधानी में है। हमारे यहाँ पे देश के अंदर 28 मानवाधिकार आयोग हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग। इसके अलावा 170 और आयोग हैं। वुमेन कमीशन है, महिला आयोग है, एससी कमीशन है, एसटी कमीशन है, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है। आयोग की कोई हमारे देश में कमी नहीं है। तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक इंडिपेंडेंट कमीशन है। मैं आपको बताऊं कि बाकी जो आयोग है, मैं आपको बताऊं कि उनके अंदर जो अपॉइंटमेंट होता है, मैं अब आपको बताऊं कि वो सरकार करती है जी। पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग में एक कमेटी होती है
उन कमेटीज के मेंबर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, स्पीकर साहब होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के स्पीकर होते हैं, डिप्टी चेयरमैन होते हैं और हमारे होम मिनिस्टर होते हैं। ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन मेंबर बनेगा, उनके नाम जाते हैं। सिमिलरली अगर स्टेट लेवल पे होना है तो उसकी अपॉइंटमेंट में चीफ मिनिस्टर रहेंगे और उसके अलावा आपका होम मिनिस्टर जो है, आपके जो डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं वो रहेंगे और आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो आपके स्टेट के अंदर है वो रहेंगे। तो एक ये फर्क है कि बाकी कमीशंस में और इन कमीशन में ये फर्क है कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी होती है जो इनकी अपॉइंटमेंट को करती है। जी सर। सर मैं आपसे एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। कार्यक्रम का एक समय सीमा है, तो हम देखते हैं जैसे साधारण व्यक्ति जो होते हैं वो सबसे ज्यादा उनको तकलीफ होती है जब वो थाने स्तर में पहुंचते हैं, उनकी जस्टिस के लिए उनका जो कुछ रहता है, दुख रहता है या कुछ उनको प्रॉब्लम होता है। तो अगर हम थाने स्तर में देखें तो पुलिस जो है वो भारत में सबसे रफ व्यवहार करते हैं जनसाधारण से, और थाने में जाने के लिए एक साधारण व्यक्ति को बहुत बार सोचना पड़ता है और जाने के बाद भी उनको जो अधिकारी रहते हैं, पुलिस कर्मचारी रहते हैं, उनसे खराब व्यवहार करते हैं, उनको भगा देते हैं। तो सर अगर कोई साधारण व्यक्ति थाने में जाए और उसका बात नहीं सुना कोई कर्मचारी ने, तो वो क्या कर सकता है? कैसे मानव अधिकार आयोग के पास पहुंच के क्या कंप्लेन किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, अगर पुलिस से रिलेटेड जो हो सकता है, अगर कोई थाने में जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार होता है या मार पिटाई होती है, तो ये सबसे घिन्न शब्द वो कहते हैं सीरियस मानव जी, अधिकार का हनन मामला है। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस उठा के ले गई तो आप एक एक फोन उठा के, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि हेल्पलाइन नंबर है, वहां फोन कर सकते हैं। उसके बाद आप ईमेल भेज सकते हैं, आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। अब अब जो जो पहले से और अब में जो है ना, समय बदल गया है। आप एक डॉक्यूमेंटेशन कीजिएगा। आप ये सब करके अगर आपका कोई भी हनन हुआ है, पर्टिकुलरली पुलिस से हुआ है, इसकी गाइडलाइन भी आयोग ने इशू करी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। कमीशन ने अगर किसी का मार पिटाई से डेथ हो जाता है, उसकी भी जिम्मेदारी है, डीएम की और एसपी की जिम्मेदारी है कि वो आयोग को 24 घंटे में बताए। अगर किसी का इनकाउंटर का डेथ हो जाता है तो 48 घंटे का प्रावधान है। ये गाइडलाइन सब इशू कर रखी हैं और ये तो सबसे सीरियस राइट टू लाइफ से रिलेटेड मैटर है। आप इसकी एक दरखास्त बना के स्टेट पे उस अधिकारी का नाम लिखिएगा जिसने मारपिटाई करी है या जिसने आपसे बदतमीजी करी है, आप भेजिएगा। आप राज्य मानव अधिकार आयोग में भेजिएगा या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में भेजिएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कह सकता हूं उस पर कार्रवाई अवश्य होगी। पर आप मत डरिएगा, जो भी है आपका, जो भी अगर आप कोई शिकायत देते हैं तो पुलिस के दबाव में मत आइएगा, डरिएगा मत। अगर आपने शिकायत दी है, आप उस पर खड़े रहिएगा और उसके ऊपर मैं आपको 100% कह सकता हूं कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी अगर आप उस पर अडिग रहते हैं। जी सर। सर ये तो बात रही जो व्यक्ति का मानवाधिकार खनन हुआ है वो अपना अभियोग रख सकता है। समझ लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई दूसरा ग्रुप है, कोई सोशल लीडर है, वो अगर देख रहे हैं समाज में किसी के ऊपर मानवाधिकार खनन हो रहा है, वो भी उसके बिहाफ में अभियोग कर सकते हैं आयोग में? देखिए, आप कर सकते हैं। मैंने बातचीत शुरू करने से सबसे पहले आपको बताया था कि शिकायत जो है वो पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ होनी चाहिए। जी, अगर आपका किसी नेता ने या किसी ने भी आपका हनन किया है, ह्यूमन राइट का करा है, तो आप पहले या तो एसपी के पास जाइएगा या लोकल थाने में जाइएगा या डीएम के पास जाइएगा। अगर वहां कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप डेफिनेटली राज्य मानव अधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में आ सकते हैं और वहां पे स्ट्रांग कार्रवाई होगी। सिर्फ एक ही बात है, आपको डरना नहीं है। क्या होता है कि बाद में पॉलिटिकल प्रेशर के कारण में, कई कारणों से, पुलिस के प्रेशर के कारण भी जो लोग होते हैं वो डर जाते हैं। पर्टिकुलरली आपने जो विषय उठाया इसमें मैं एक दो लाइन ऐड करना चाहूंगा। एक होते हैं हमारे ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, जी, इनकी जान को सबसे ज्यादा खतरा होता है।
क्योंकि ये जो भी मुद्दे उठाते हैं वो स्टेट के अगेंस्ट पे होते हैं, नॉर्मली स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट में होते हैं, और उन्हीं की लाइफ को इनसे सबसे ज्यादा खतरा होता है। आरटीआई एक्टिविस्ट हो गए या जो भी सोशल जो है विसल ब्लोअर हो गए, जहां विटनेसेस हो गए, उनको खतरा रहता है। तो इसके लिए भी आयोग में फोकल पॉइंट फॉर ह्यूमन राइट डिफेंडर्स है। कई राज्यों ने भी, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ने भी ये फोकल पॉइंट बनाया है, आप उनको भी अप्रोच कर सकते हो। ये सारी बातें जो है ना, देखो जैसे हमारे संविधान में सब कुछ दिया है, उसको बेटरमेंट के लिए ये आयोग बनाए गए हैं। ये कितने आप तक पहुंचे हैं, क्योंकि मेरी जहां तक जानकारी है कि गरीब आदमी को तो पता ही नहीं है कि ऐसा आयोग कोई दिल्ली में है जो उनकी मदद कर सकता है, या ऐसा आयोग जी आपके सर। आपके राज्य की राजधानी में है जहां ये जाकर शिकायत कर सकते हैं। जी ये पता ही नहीं है। और उसके अलावा जो हमारा गरीब तबका है, जिनके लिए सरकार इतनी सारी योजनाएं बनाती है, जिनके बेनिफिट के लिए सब काम करती है, उस गरीब आदमी को तो पता ही नहीं होता कि मुझे इस योजना का फायदा मिलता कब मिलेगा। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप अपने जो आपके क्या कहते हैं जो भी लोकल स्कीम्स हैं, बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में आप जानकारी नहीं रखोगे, तब तक मुझे लगता है कि आप उसका फायदा नहीं उठा सकते हो। सबसे पहले आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको अपने हर मानव को अपने अधिकार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी वो उसको डिमांड करेगा। जी सर। तो सर मैं अंत में यही सबको दर्शकों को बोलना चाहूंगा, जैसे कि आपने भी कहा कि डरिए मत, आपने जैसे कहा, तो हम ये बोल सकते हैं कि डर के आगे जीत है। जो बात है वो यहाँ पे सही होगी, अगर नहीं डरे तो आगे में जीत पक्की है। देखिए जी, आपको अपना डर जो है वो निकालना पड़ेगा, आपको खुलकर आगे आना पड़ेगा अगर आपके साथ कोई भी मानवाधिकार का हनन हुआ है, और आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी तभी। और उसके साथ अब ये सोशल, मैं आपको बताऊं, रिटायरमेंट के बाद में मैंने मैक्सिमम सोशल मीडिया का करा है। जब भी मैं घर से निकलता हूं और देखता हूं कि यहाँ पे सफाई नहीं है, यहाँ पे इलीगल पेड़ काटे गए हैं, या यहाँ पे कुछ भी मानव अधिकार का जो हनन मेरे को लगता है, मैं उसको सोशल मीडिया पे उठाता हूं। और आपको ये कहना चाहूंगा कि 99.9% समस्याओं को समाधान हुआ है। और क्रांति उड़ीसा को, अभिषेक जी, आपको पता है, आप रोज, जैसे आपने बताया, आप मेरे काम को देखते हैं, और ऐसा ही सबको होने की जरूरत है। सबको अपनी, आप एक जब जब आप एक सॉलिड आवाज उठाओगे, सब ये नहीं कि यार आज मेरे साथ हुआ है मैं क्यों मेरे पड़ोसी के साथ हुआ है मैं क्यों बोलूं। जब आप अपने पड़ोसी का साथ दोगे, कल को आपके साथ होगा तो पड़ोसी भी आपके साथ खड़ा होगा। और जब आप सब इकट्ठे हो जाओगे, मुझे नहीं लगता कि किसी अधिकारी की हिम्मत है कि वो कोई मानव अधिकार का हनन करे। जी। तो सर आज आप अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किए, और बहुत सारा इंफॉर्मेशन, सूचना हमारे दर्शक मानव अधिकार और मानव अधिकार आयोग के कैसे परिचालना होता है, उसका क्या प्रोसीजर है, सिंपल सरल भाषा में आपने सभी बातों को संक्षिप्त में रखा। इसलिए क्रांति उड़ीसा परिवार के तरफ से आपको अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करके इस कार्यक्रम का यहाँ पे समापन करते हैं। वंदे उत्कल जननी, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री राम। जय जगन्नाथ।